मित्रों नमः संस्कृताय मिथिलेश हरदेनिया के साथ जुड़ रहे हैं आज की नई क्लास में। मित्रों आपके कुछ कमेंट हमने पढ़े हैं, तो उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि सर पीडीएफ डालिए। तो मित्रों ऑलरेडी पीडीएफ उपलब्ध है, बस आप जो भी पीडीएफ चाहिए, जिसको भी चाहिए, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पर बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। आपको कई प्रश्न पत्र मिल जाएंगे और आपको पीडीएफ मिल जाएगी मैटर की, और या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ से भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि समय समय पर अपने स्क्रीन में जानकारी आती रहती है, उसमें नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर से आप व्हाट्सएप करके आप सीधे जुड़ सकते हैं। तो मित्रों अभी वक्त है, समय है, यदि आप सिंसियर हैं, वास्तव में आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्रयास करिए और समूह के साथ जुड़िए। आप हमारे समूह का अंग बनिए और आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी है। हम निश्चित तौर पे प्रयास करेंगे कि आप सफल हो। ठीक है मित्रों, अभी तक आपने जो पढ़ा उसमें पढ़ने के बाद एक अगली कड़ी जोड़ते हैं। उस अगली कड़ी में पढ़ना है विभक्ति। मित्रों विभक्ति है क्या? कारक चिन्हों को विभक्ति कहा गया है। कारक चिन्ह है जो, उन्हीं को विभक्ति कहते हैं। कारक को नहीं, कारक तो संस्कृत में भी होते हैं, कारकों की संख्या 6 होती है, लेकिन कारक नहीं। यहाँ पर विभक्ति यदि कहेंगे तो कारक चिन्हों को कहेंगे। तो कारक चिन्ह बहुत सारे होते हैं। अगर हिंदी की बात करें तो वहाँ संबोधन को जोड़ के 8 हो जाते हैं कारक, तो उनके सबके अपने आप में कारक चिन्ह होते हैं। वही यहाँ विभक्ति के रूप में जब आते हैं तो विभक्तियों की संख्या 7 होती है। मित्रों यदि परिभाषा की बात करें तो संस्कृत में परिभाषा मिलती है करोति निवर्तयति क्रियाम इति कारकम। करोति निवर्तयति क्रियाम इति कारकम और क्रियान्वयत्वम कारकम, ये सूत्र मिलता है। क्रियान्वयत्वम कारकम अर्थात किसी न किसी रूप में क्रिया के संपादक तत्व को हम कारक कहते हैं। तो क्रिया के संपादक तत्व को कारक कहते हैं, मतलब जो क्रिया को चलाने का कार्य करती है, जो संपादन करती है क्रिया का, उसे हम कारक कहते हैं। तो कारकों की विशेष अवस्था को और उसकी संख्या को बतलाने वाली सत्ता ही विभक्ति कहलाती है। जो कारक होते हैं उनकी एक विशेष अवस्था, तो कारकों की विशेष अवस्था को और उसकी संख्या को बतलाने वाली सत्ता को हम विभक्ति कहते हैं। तो विभक्तियों की जो संख्या है वो 7 होती है। और 7 कौन सी है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। मित्रों इनके सबके अलग अलग सूत्र हैं। जैसे कर्ता, जो कारक है, कारक में सबसे पहला है कर्ता। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये 7 होते हैं। तो कर्तरी प्रथमा, कर्तरी प्रथमा मतलब कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। और कर्मणि द्वितीया, जो कर्म है उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। तो कर्तरी प्रथमा, कर्मणि द्वितीया और करणे तृतीया, करण में तृतीया विभक्ति होती है। इसके बाद संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी, जो संप्रदान है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, तो वहाँ संप्रदाने चतुर्थी हो जाएगा। फिर अपादाने पंचमी, जो अपादान है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। संबंधे षष्ठी, संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। और अधिकरणे सप्तमी, और जो अधिकरण कारक होता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। मित्रों जो विभक्तियां हैं वो 7 होती हैं, और यही 7 विभक्तियां 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 विभक्ति के रूप चलते हैं वचन में। तो यहाँ एक वचन, यहाँ द्विवचन और यहाँ बहुवचन। तो ऐसे ये 7 विभक्तियों में ये रूप चलते हैं। तो 7, 7 दूनी 14 और 7 × 21, तो 21 हो जाती है संख्या किनकी? शुभ प्रत्ययों की। तो शब्दों में लगने वाली विभक्तियां 7 हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इनके तीनों वचनों में अलग अलग रूप चलने के कारण 7 × 3 = 21, मतलब ये प्रत्यय हैं जो ये शुभ प्रत्यय कहलाते हैं, और शुभ प्रत्यय से बने शब्द 21 हैं। तो इनकी संख्या 21 हो जाती है। अब
सुबंत क्या है? तो शुभ प्रत्यय से बने शब्दों को सुबंत कहते हैं। जैसे राम में सु प्रत्यय लगा तो रामः शब्द बना, तो रामः शब्द क्या होगा? सुबंत होगा। इस तरह से आपको विभक्तियों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अब मित्रों, विभक्तियों में आज प्रारंभ करते हैं पहली विभक्ति, जिसको कर्ता कारक कहते हैं या प्रथमा विभक्ति के नाम से जानते हैं। कर्ता कारक या प्रथमा विभक्ति। कर्ता कारक, कारक में ये कर्ता कारक हो जाएगा और इसका नाम होगा प्रथमा विभक्ति। इस तरह से। तो मित्रों, इसके सूत्र याद करने हैं, सूत्र समझने हैं, और सूत्र याद करने ही होंगे आपको। ज़्यादा सूत्र नहीं हम आपको पढ़ाएंगे। प्रत्येक विभक्ति में आपको कम से कम 6-6, 7-7 सूत्र तो पढ़ना ही है, और वही सूत्र हम आपको पढ़ाने वाले हैं जो मोस्टली आपके पुस्तकों में उपलब्ध हैं। जो बाज़ार में किताबें हैं, उन किताबों में जो भी सूत्र लिखे हुए हैं वही सूत्र हम आपको पढ़ाने वाले हैं। केवल सूत्र उतने नहीं हैं, सूत्र तो मित्रों और भी बहुत सारे हैं। एक विभक्ति के 25-25, 30-30 सूत्र होते हैं, किसी में तो 50-50 सूत्र हैं। लेकिन इतना वृहद अध्ययन अपन को नहीं करना है, क्योंकि हमें उतना पढ़ना है जितने से हमारा लगभग पेपर निकल जाए और हमें एक अच्छी नौकरी मिल सके, इतना प्रयास करना है। तो मित्रों, सबसे पहले कर्ता कारक है। तो कर्ता कारक है क्या? कर्ता है क्या? तो क्रिया संपादकः कर्ता, जो क्रिया का संपादन करता है वो कर्ता कहलाता है। वास्तव में यदि कर्ता के बारे में जाने तो क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे राम जाता है तो जाने की क्रिया कौन कर रहा है? राम। तो राम यहाँ पर कौन होगा? कर्ता होगा। और कर्ता स्वतंत्र होता है, किसी के बंधन में नहीं होता है, किसी के आधार पर वह परिवर्तन नहीं होता है। तो कर्ता स्वतंत्र होता है। तो इसमें यदि इसकी परिभाषा में जाएं तो आपको मालूम है कि कर्तरी प्रथमा, और जहाँ कर्ता होता है वहाँ प्रथमा विभक्ति होती है। इसके बाद दूसरा सूत्र आपको पढ़ना है। पहला तो कर्तरी प्रथमा, पहला सूत्र हो गया, तो ये हो गई परिभाषा, कर्तरी प्रथमा, मतलब कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जहाँ भी कर्ता होगा, जैसे राम जाता है तो राम जहाँ भी लिखा जाएगा राम जाता है तो वहाँ प्रथमा विभक्ति लगेगी, और प्रथमा विभक्ति में क्या होगा? रामः। अगर एक वचन में है तो रामः बनेगा, अगर द्विवचन में है तो रामू बनेगा, और अगर बहुवचन में है तो रामाह बनेगा। लेकिन प्रथमा विभक्ति ही आएगी अगर वहाँ पर शब्द कर्ता के रूप में, ये ध्यान रखिएगा। और हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो यहाँ पर दूसरा सूत्र देखते हैं। तो दूसरा सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्राति, यहाँ ती है मित्रों, तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इस तरह से ये सूत्र है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो प्रातिपदिक क्या है मित्रों? पहले तो प्रातिपदिक को समझना चाहिए। तो अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, प्रातिपदिक की जो परिभाषा है वो है प्रातिपदिक। प्रातिपदिक वास्तव में है क्या? प्रातिपदिक की परिभाषा क्या मिलती है? तो यहाँ पर अर्थवद धातुर अर्थवद धातुर प्रातिपदिकम, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, ये प्रातिपदिक का सूत्र है। अर्थवद धातुर प्रत्यय, यहाँ बीच में मित्रों रा आएगा तू के बाद यहाँ पर। तो अर्थवद धातुर प्रत्यय, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। अगर आप सूत्र देख रहे हैं तो सूत्र से आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अर्थवद जो धातु और प्रत्यय है वो प्रातिपदिक है, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है मित्रों। अर्थवद
यहां पर अगर इसके टुकड़े करें तो ये हो जाएगा अर्थवत प्लस अधातु प्लस अधातु प्लस अप्रत्यय प्लस प्रातिपदिकम। वास्तव में ये लिखा है जसत्व संधि के अनुसार, जो आपको व्यंजन संधि में तीसरी संधि बताई थी, ता का दा जहां हो जाता है, प्रथम वर्ण का परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाता है। जैसे जगत धन ईस, तो जगत के ता का दा बन जाता है, ऐसे यहां अर्थवत के ता का दा बन जाएगा ऐसा। और जब ये ऐसा बन जाएगा तो ये आ इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि यहां ये हो गया अर्थ व, इतना बचा, और ता का बन गया दा, ये आ इसमें जुड़ जाएगा, तो यहां बचा धातु, दा प्लस आ, ये इसमें जुड़ जाएगा, संधि हो जाएगी इनकी धातु। तो मित्रों विसर्ग संधि है, क्योंकि विसर्ग लगा, और विसर्ग के बाद जब स्वर हो और विसर्ग के पहले छोटा बड़ा ना हो, मतलब आप पहुंच जाइए विसर्ग संधि के 8वें नियम में। तो विसर्ग संधि का 8वां नियम बताया था कि विसर्ग के पहले छोटा बड़ा ना हो, उनके अलावा कोई अन्य वर्ण हो, अन्य स्वर हो, तो विसर्ग का परिवर्तन रा में हो जाता है। तो ये विसर्ग का परिवर्तन रा में हो जाएगा, ये विसर्ग का रा प्लस ये आ प्रत्यय, आ प्रत्यय, तो यहां संधि हो जाएगी, ये प्रत्यय अलग जुड़ जाएगा। बस अगर अब इसको जोड़ दें तो ये बन जाएगा अर्थवद धातुर, क्योंकि ये रा में ये आ जुड़ जाएगा तो पूरा रा बन जाएगा, ये दा में ये आ जुड़ जाएगा तो पूरा दा बन जाएगा। प्रत्यय जो का त्यों, ये अलग से है प्रातिपदिकम, मतलब जो धातुएं ना हो, इसका अर्थ क्या होगा कि जो धातु ना हो, क्योंकि अधातु लिखा ना, और यहां लिखा है अर्थवत, मतलब अर्थवत तो हो, उसका कोई मीन्स तो निकल रहा हो, अर्थ तो निकल रहा हो, लेकिन वो धातु ना हो और प्रत्यय ना हो, उसे हम प्रातिपदिक कहते हैं। तो सीधा सीधा ये है कि जो संज्ञा आदि शब्द होते हैं, नाम आदि शब्द होते हैं, संज्ञा शब्दों को हम प्रातिपदिक कहते हैं। तो संज्ञा शब्दों में मतलब प्रातिपदिक के अर्थ में, प्रातिपदिकार्थ लिखा ना, और जहां लिंग बताने के लिए हो या परिमाण बताने के लिए हो या वचन बताने के लिए हो, वहां हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे वचन मात्र प्रथमा या लिंग मात्र का अधिक बताने के लिए, जैसे तटः, तटी और तटम। तो तटः शब्द है तो निश्चित तौर पे तटः प्रथमा विभक्ति का है, लेकिन तट से क्या लिंग का पता चल रहा है, तटा, तटी, तटम, क्योंकि तटः पुल्लिंग में यूज होता है, तटी स्त्रीलिंग में यूज होता है और तटम नपुंसक लिंग में यूज होता है। तो जहां लिंग बताने की बात है वहां प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होगा। वचन मात्र या परिमाण का अधिक बताने के लिए कहीं परिमाण बताया गया हो, जैसे द्रोणो व्रीहि, द्रोणो, द्रोण मीन्स होता है मित्रों दोना, और व्रीहि मीन्स होता है नापा गया, तो दोने से नापा गया, द्रोणो व्रीहि शब्द का होता है दोने से नापा गया, तो वहां परिमाण बताया जा रहा है, इसलिए व्रीहि शब्द में, माप शब्द में व्रीहि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। विसर्ग लगा है, प्रथमा विभक्ति में क्या होता है, विसर्ग लग जाता है, तो इसलिए वहां प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। वचन मात्र प्रथमा, जैसे एकः, वचन मतलब संख्या, एक लिखना है हमें, तो एकः, एक लिख के और विसर्ग लगा देंगे, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। हमें दो लिखना है तो द्वौ, द्वौ, क्योंकि द्वौ में औ लगा है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का शब्द है, तो यहाँ भी हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो मित्रों शायद आपको समझ में आ गया होगा कि कर्ता कारक या प्रथमा विभक्ति में दो सूत्र आपको याद करना है, ये कर्तरी प्रथमा और दूसरा है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। मतलब प्रातिपदिक शब्दों में, प्रातिपदिक शब्द क्या है, संज्ञा आदि शब्द, तो प्रातिपदिक शब्दों में या प्रातिपदिक के अर्थ में जहाँ लिंग बताया जाए, जहाँ परिमाण बताया जाए या जहाँ वचन की बात हो,
वहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें एक सूत्र और याद करेंगे, तीसरा सूत्र। मित्रों तीसरा सूत्र है इसमें अभिधेय मात्रे प्रथमा। अभिधेय मात्रे प्रथमा। मित्रों अभिधेय मात्रे प्रथमा, अभिधेय मतलब होता है जताना या बताना। जब किसी चीज को बताया जाए तो उसको अभिधेय कहते हैं। जैसे मुझसे पूछा जाए कि त्वम नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है, तो मुझे अपना नाम बताना होगा, जताना होगा, अभिधेय करना होगा। तो जहाँ अभिधेय के रूप में हम कोई चीज़, वहाँ कोई शब्द प्रयोग करें तो वह शब्द कैसा यूज होगा, प्रथमा विभक्ति में होगा। जैसे मुझसे कोई पूछेगा त्वम नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं प्रथमा विभक्ति लगा के अपना नाम बताऊंगा। जैसे मेरा नाम मिथिलेश है तो मम नाम मिथिलेशः, मम नाम मिथिलेशः। तो मिथिलेशः में तो बिंदी लगी ना, विसर्ग लगा है, तो विसर्ग जब लगा है तो वो कहाँ का शब्द है, प्रथमा विभक्ति का। प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिखा जाता ना, रामा, सुरेशा, महेशा, मिथिलेशा, इस तरह से। तो अभिधेय मात्रे प्रथमा, ये सूत्र कहता है कि जहाँ अभिधेय की बात हो, कोई चीज़ जताने की बात हो, कोई चीज़ हमसे पूछे वह क्या खड़ा है, हम कहेंगे हाथी, तो हाथी का प्रयोग प्रथमा विभक्ति में होगा। अभिधेय मात्रे प्रथमा, जताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। मित्रों इसमें अव्यय योगे प्रथमा, अगला सूत्र है चौथा, अव्यय योगे प्रथमा। मित्रों अव्यय योगे प्रथमा, अव्यय के योग में प्रथमा विभक्ति होगी। अब अव्यय क्या है, जिनका व्यय ना हो वो अव्यय है। जैसे उपसर्ग है, क्रिया विशेषण है, चादी शब्द हैं, तो ये सब अव्यय होते हैं। तो जिस वाक्य में अव्यय का योग हो रहा हो जिस शब्द से, उस शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है, भरतः इति राजा आसीत्, भरतः इति राजा आसीत्। तो इसमें अव्यय क्या लग रहा है आपको, कौन सा शब्द, भरत राजा आसीत् माने थे। तो भरत नाम के कोई राजा थे, लेकिन यहां इति लगा है, इति, तो इति अव्यय है। तो यदि कोई अव्यय लगा है तो उसके पहले वाला जो भी शब्द होगा, जैसे भरत शब्द है तो उसमें भरतः लगा है, मतलब मित्रों अपन को लग रहा है कि करता है वहां, तो करता नहीं है। भरत राजा थे तो भरत वहां करता थोड़ी है, वो तो विशेषता बताई जा रही है कि उनकी, कि वो राजा थे, विशेष है। लेकिन भरत को भरतः क्यों लिखा गया है, प्रथमा विभक्ति क्यों लगाई गई है, क्योंकि अव्यय का योग है वहां पर, इसलिए, क्योंकि सूत्र है उसका प्रथमा विभक्ति का कि अव्यय योगे प्रथमा, अव्यय के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। तो हमें जहां भी अव्यय का योग होगा उसके पहले जो भी शब्द प्रयोग होगा उसमें हमें प्रथमा विभक्ति लगानी होगी। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, मतलब कहाँ कहाँ हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं ये सूत्र आपको बता रहे हैं। इसलिए इन सूत्रों की आवश्यकता होती है व्याकरण में, इसलिए हमें ये पढ़ने होते हैं। मित्रों अगला है इसमें संबोधने प्रथमा, पांचवा है संबोधने प्रथमा। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, संबोधने प्रथमा। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे राम, तो हे राम ना कह के वहां आपको हे रामः कहना पड़ेगा, क्योंकि हे शब्द क्या है, संबोधन है। हे, ओ, अरे विस्मय सूचक शब्द है, संबोधन के लिए प्रयोग होते हैं। तो यदि हे लगेगा संबोधन में अपन कहेंगे तो वहां फिर हमें प्रथमा विभक्ति में प्रयोग करना पड़ेगा, तो हे रामः लिखना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा संबोधने प्रथमा। मित्रों यही 5 सूत्र आपको प्रथमा विभक्ति या कर्ता कारक में याद करना है, और कोई भी सूत्र इसमें इतना बड़ा नहीं है, इतना कठिन नहीं है। ये तो परिभाषा ही लिखी है प्रथमा विभक्ति की, कर्तरी प्रथमा, मतलब कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। तो कर्तरी प्रथमा जहां भी कर्ता होगा, राम जाता है तो जाने का काम राम कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए वहां पर प्रथमा विभक्ति होगी। तो राम को हम राम लिखेंगे। प्रातिपदिक लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, प्रातिपदिक के अर्थ में मतलब संज्ञादि शब्दों में लिंग बताने, परिमाण बताने या वचन बताने का काम जिन शब्दों के द्वारा किया जाए वहां प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। अभिधेय मात्र प्रथमा, अभिधेय मतलब जताना, जहाँ कोई जताई जाए चीज, कोई चीज बताई जाए, कोई शब्द बताया जाए,
वहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। अव्यय हो गए प्रथमा, अव्यय के योग में भी प्रथमा विभक्ति होगी। अव्यय हम आपको बता चुके हैं कि उपसर्ग वगैरह जितने हैं, उपसर्ग है, क्रिया विशेषण है, चादी शब्द हैं, ये आगे पढ़ेंगे अभी अव्यय। तो यदि अव्यय का योग है, कोई शब्द लिखा है उसके बाद कोई अव्यय आ रहा है, तो पहले वाले शब्द में हम अव्यय का प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। संबोधन है प्रथमा, यदि संबोधन लगा है कोई शब्द तो वहाँ भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे हे राम बता चुके हैं, तो हे राम न लिख के हे रामः लिखा जाएगा, रामः में प्रथमा विभक्ति है ना। तो मित्रों ये आपको याद कर लेना है। तो सिर्फ इतने नहीं हैं, इतने मोस्ट हैं, इतने जरूरी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, इतने याद आपको करना ही होंगे, इतने के बिना काम नहीं चलेगा। अब देखते हैं द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक। मित्रों द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में कारक कौन सा होगा? कर्म। तो यहां लिख देते हैं कर्म कारक, कर्म कारक। अब मित्रों इसके सूत्र, तो पहले कर्म कारक की परिभाषा क्या होगी? तो ये परिभाषाएं बहुत आसान है। कर्मणि द्वितीया, इसकी परिभाषा है कर्मणि द्वितीया, मतलब जहां कर्म कारक होता है वहां द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहां लिख देते हैं पहला कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीय मतलब कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय विभक्ति की तुक हमने आपको याद करवाई है, रूप हम आपको याद करवा चुके हैं। कह कम, कहा रामः, द्वितीय विभक्ति में रामम। तो निश्चित है कि तुक क्या आएगी? अम के रूप में आएगी अगर अकारांत को लेंगे। तो यहां जो कर्मणि द्वितीय है, जैसे अंशु फलम खादति, अंशु फल खाता है, तो यहां फल मित्रों क्या है? कर्म है। अंशु फलम खादति कर्म है ये। हिंदी में हमने आपको पढ़ाया है कर्म को पहचान, कर्म की पहचान कैसे करते हैं, कैसे कर्म को पहचानते हैं। तो जो क्रिया होती है, क्रिया के पहले क्या ऑब्लिक किसे लगाकर प्रश्न करते हैं, जो उत्तर प्राप्त होता है वही कर्म होता है। तो अंशु फल खाता है, तो अंशु क्या खाता है? क्या खाता है? उत्तर मिल रहा है क्या? फल खाता है। तो क्या या किसे का जो भी उत्तर होता है वो कर्म होता है। तो ये क्या कह रहा है ये सूत्र? कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, इसीलिए यहां फलम लिखा गया है। फलम द्वितीय विभक्ति है। फल के रूप हमने आपको याद करवाए हैं, फलम फले फलानी, ऐसे चलते हैं रूप। और फिर से यही चलता है, फलम फले फलानी। ये प्रथमा विभक्ति है, ये द्वितीय विभक्ति है, बाकी अकारांत पुल्लिंग के समान चलते हैं। तो ये कह रहे हैं कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, इसीलिए फलम का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। समझ में आ गया होगा आपको, निश्चित तौर पे आप समझ पा रहे होंगे। मैं समझाने का प्रयास पूरा आपको कर रहा हूं। तो समझ गए आप कि जिस वाक्य में अगर कोई कर्म है शब्द, तो कर्म को हमेशा द्वितीय विभक्ति में लिखा जाता है, ऐसा ये सूत्र कहता है द्वितीय विभक्ति। अगला देखें, दूसरा, इसमें एक है कर्तुरी इप्सिततम कर्म। कर्तुरी, कर्तुरी मित्रों हमें देख के लिखना पड़ता है क्योंकि कोई त्रुटि ना हो जाए, कोई वर्ण छूट ना जाए। तो कर्तुरी यहां पर ऐसे और पा, इप्सी तमम, तमम, कर्तुरी सित तमम कर्मः, ये सूत्र है। इसको समझते हैं हम, ये सूत्र क्या कहता है। कर्तुरी यहां पर इप्सा है, कर्तुरीप्सा मतलब कर्ता की कर्तु री, तो ये कर्तु रियल में लिखा है कर्तु
इप्सा, सतत, इप्सा, ईप्सा। कर्तु, कर्तु मीन्स होता है कर्ता, इप्सा मीन्स होती है इच्छा, सतत मीन्स होता है हमेशा। मतलब जहां कर्ता की विशेष इच्छा देखी जाए, सतत माने हमेशा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। क्योंकि ये सूत्र किसका है मित्रों, परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं, यहां पर परीक्षा में प्रश्न आ जाएंगे कि कर्तुरीप्सिततम कर्मः किस विभक्ति का है, और नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो आपको पता होना चाहिए कि कर्तुरीप्सिततम कर्मः किसका सूत्र है, तो द्वितीय विभक्ति का सूत्र है। या वो लिख देंगे कि द्वितीय विभक्ति का सूत्र है और नीचे 4 सूत्र लिख देंगे, तो उसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि द्वितीय विभक्ति का सूत्र कौन सा है। इसलिए आपको ये याद होने चाहिए, और इतने सरल तरीके से हम आपको एक एक शब्द तोड़ के आपको बता रहे हैं। पुस्तकों से आप स्वयं इस तरह से नहीं पढ़ सकते हो, इनको समझाने की ही आवश्यकता होती। तो कर्तुरी ईप्सिततम कर्म, कर्तु ईप्सा सतत, ईप्सा मीन्स इच्छा, कर्ता की इच्छा जहां हो वहां द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण इसमें लिखा है, रमेशः संस्कृतम पठति, रमेशः संस्कृतम पठति। मित्रों रमेशः संस्कृतम पठति, तो रमेश की रुचि किसमें है, संस्कृत पढ़ने में है, उसकी इप्सा, उसकी इच्छा किसमें दिख रही है इस वाक्य में, संस्कृत को पढ़ने में। तो कर्ता ने कर्म को, संस्कृत को पढ़ रहा है, रमेश संस्कृत को पढ़ता है, तो को आ रहा ना, कर्ता ने कर्म को, तो वैसे भी ये कर्म है, क्या पढ़ता है, संस्कृत पढ़ता है। तो अगर ये कर्म है तो कर्म के आधार पर भी कर्मणि द्वितीया, तो भी इसको द्वितीय विभक्ति में लिखा जाएगा। वैसे यहां इच्छा के रूप में ये उदाहरण दिया गया है, तो इच्छा भी है उसकी, रमेशा संस्कृतम पठति, तो रमेश की इच्छा किस में है, संस्कृत को पढ़ने में है, तो भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इसीलिए तो ये संस्कृतम लिखा गया है, संस्कृता नहीं लिखा गया है, संस्कृतेन नहीं लिखा गया है, संस्कृताय नहीं लिखा गया है। जब हम प्रवेश करते हैं कक्षा में, हम आपसे कहते हैं, क्या कहते हैं हम, नमः संस्कृताय कहते हैं ना, नमः संस्कृताय। तो किताय, आय तो कांत है, कह कम केन काय, चतुर्थी विभक्ति। और जब चतुर्थी विभक्ति में है तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए, मतलब संस्कृत को या संस्कृत के लिए नमस्कार, या संस्कृत को नमस्कार, इसलिए हम आपसे बोलते हैं नमः संस्कृताय। तो यहां कर्ता ने कर्म को, कर्म का भी कारक चिन्ह को होता है, तो वहां भी तुख अम है, रामः रामम, संस्कृता संस्कृतम, इसलिए यहां संस्कृतम लिखा गया है। ठीक है, तो ये सूत्र है कर्तुरी ईप्सिततम कर्म, ये भी आपको याद करना होगा। अगला देखते हैं, अगला सूत्र है इसमें, अभिता परिता समया निक्सा या प्रतियोगे अपि द्वितीया। बहुत प्रसिद्ध, बहुत फेमस, अनगिनत बार परीक्षा में आया है मित्रों ये। अभिता परिता समया निक्सा, अभिता परिता समया निक्सा या प्रतियोगे अपि द्वितीया। मित्रों अभिता परिता समया निक्सा या प्रतियोगे अपि द्वितीया, बहुत फेमस सूत्र है और अनगिनत बार परीक्षा में आया है। इसका मतलब क्या हुआ, अभिता, अभिता मीन्स होता है दोनों ओर। मित्रों अगला है इसमें परिता, तो परिता मीन्स होता है चारों ओर। और फिर इसमें समया, समया मीन्स होता है पास में, फिर होता है लिखा है निकटा, वो सॉरी निक्सा, निक्सा मीन्स होता है निकट। तो दोनों ओर, चारों ओर, पास में और निकट, पास में या निकट एक ही है दोनों। तो समया निक्सा, फिर हा, हा मीन्स होता है
हाय, या लिख लें, याद न रहे हा लिख लें आप, बात एक ही है, हा। प्रतियोगे अपि, प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। अगर कहीं प्रति लिखा है तो उसके योग में भी द्वितीय विभक्ति होगी। प्रति मीन्स वैसे को होता है, तो यहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसके उदाहरण की बात करें अगर, तो ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। उदाहरण देखते हैं मित्रों, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। मित्रों पहले तो यहां सन्ति क्यों लिखा गया है, क्योंकि ती तः अन्ति, ती तः अन्ति, पठति पठता पठन्ति, ती तः एक वचन में अस्ति, द्विवचन में स्तौ और बहुवचन में सन्ति का प्रयोग होता है। तो यहां हमने कैसे जाना कि बहुवचन है, क्योंकि यहां वृक्षाः लिखा है मित्रों। अगर यहां वृक्षौ लिखा होता तो फिर यहां सन्ति नहीं आता, क्योंकि वृक्षौ रूप किसका है, द्विवचन का। अब यहां वृक्षाः लिखा है तो बहुवचन का है, रामा है, बड़ा रा बड़ा माँ और दो बिंदी, रामा लिखते ना बहुवचन की प्रथमा में, ऐसे यहाँ वृक्षाः है तो बहुवचन है, इसलिए यहाँ सन्ति आया। अगर यहाँ वृक्षः होता तो अस्ति होता, अगर वृक्षौ होता तो स्तौ होता, अगर वृक्षाः है तो सन्ति है, क्योंकि क्रिया बदलती रहती ना इनके अनुसार। अब यहाँ ग्रामम क्यों लिखा गया है, ग्रामः क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि परितः का योग है, और परितः मीन्स क्या होता है, अभिता परिता, परिता मीन्स चारों ओर। तो ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति मतलब गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो काफी सारे वृक्ष हैं इसलिए बहुवचन में है, और चारों ओर है, इसलिए यहां ग्रामः परितः नहीं लिखा गया है, क्योंकि परिता है, चारों ओर हैं, इसलिए परिता जहां भी आएगा वहां द्वितीय विभक्ति में प्रयोग करना पड़ेगा, उसका योग जिसके साथ होगा। कोई शब्द है उसके बाद यदि अभिता आ जाए, परिता आ जाए, समय आ जाए, या निक्सा आ जाए, या हा आ जाए, या प्रति आ जाए, तो इनके योग में पहले जो शब्द होगा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, ऐसा ये सूत्र कहता है। इसलिए यहाँ पर ग्रामम लिखा गया है मित्रों, तो आपको समझ में आ गया होगा, तो ये सूत्र याद रखिएगा। और भी उदाहरण हैं, जैसे मम गृहम उभयता वृक्षौ स्था, मम गृहौ उभयता, मम गृहम उभयता, तो मम गृहम उभयता, उभय मीन्स भी दोनों ओर होता है, वृक्षौ माने दो, स्था या स्तौ, मेरे घर के दोनों ओर दो वृक्ष हैं, तो दोनों ओर उभयता भी है वहां, तो उभयता के रूप में भी हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए वहां पर ग्रहम का प्रयोग किया गया है। मम ग्रहम उभयता, तो उभय से योग किसका हो रहा है, ग्रहम का, इसलिए वहां ग्रहम लिखा गया है। तो मित्रों इसके अलावा और भी है, सर्वता है, धिक है, उपरि है, अधा है, इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है, तो समझ गए होंगे आप। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, अधिशींगस्थासाम कर्म। अधि शींग, बड़ी शी है मित्रों, अधिशींग अस्थासाम, इस तरह से अधिशींग अस्थासाम कर्म। बिल्कुल कठिन नहीं है, आप 4, 6, 10 बार पढ़ेंगे तो ये आपसे जरूर बन जाएंगे। अधि शींग स्थासाम कर्म, तो मतलब अधि उपसर्ग के रहने पर अगर सी धातु हो या स्था धातु हो या आस धातु हो, किसके परे, अधि के परे, मतलब अधि के बाद, परे मीन्स होता है बाद, पूर्व माने पहले, पूर्व का पर होता है विलोम शब्द। तो अगर अधि परे, ये लिखा ना अधि शींग स्था आसाम कर्म, तो अगर पहले अधि लिखा हो और अधि के बाद स्थ धातु आए
या सी धातु आए या आसाम धातु आए, आसाम, अगर ये धातुएं आए तो उसके योग में द्वितीय विभक्ति होगी। उदाहरण के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, जैसे सह वनम उपवसति, सह वनम उपवसति। आप देख रहे हैं कि सह वनम उपवसति, उप क्या है, वस धातु है, लेकिन यह मित्रों उपान्वध्यांग वसा का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि उप आ रहा है, ये इसका उदाहरण नहीं होगा अधिसीन कर्म का। ठीक है, इसका उदाहरण है रणधीरा सयाम अधिशेते, रणधीरा शय्याम अधिशेते। अब आप यहां गौर से देखें कि यहां अधि के योग में सी धातु है, और जब अधि के योग में सी धातु हो तो उसके योग में या उसके पूर्व जो भी शब्द होगा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहां संयाम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग इसीलिए किया गया है। आप याद करिए लता के रूप, क्योंकि सैया शब्द होता है, सैया तो लता शब्द होता है, तो लता लताम, तो सैया सयाम, तो द्वितीय विभक्ति का है ना सयाम। तो सयाम क्यों लिखा गया है यहाँ, क्योंकि अधि के योग में सी धातु है। तो ये सूत्र कहता है कि अधि के योग में यदि सी धातु हो या स्था धातु हो या आसाम धातु हो तो उनके योग में या उसके पहले पूर्व जो भी शब्द होता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये सूत्र भी आपको क्लियर। अब अगला देखें आप, पांचवा सूत्र, उपान्वध्यांग वसः, खूब आया है परीक्षा में, उपान्वध्यांग वसः, उपान्वध्यांग वसः। रियल में ये है उप अनु अधि आंग वश, इतने शब्द हैं मित्रों, उप अनु अधि आंग और वशा। अगर संधि कर दें इन शब्दों के नियमानुसार तो उपान्वध्यांग वसा बन जाता है। कठिन नहीं है, तोड़ के आपको बता रहे हैं, यहां हलंत नहीं आएगा, तब ये पा का आ, मित्रों यहां तक आप देख पा रहे हैं ना नीचे, तो उप का आ और अनु का आ, तो आ मिलके यहां बड़ा आ जाएगा। तो यहां उप प्लस बड़ा आ प्लस यहां ना बचा। अब मित्रों इस ना का जो ऊ है तो यण संधि में ऊ का परिवर्तन वा में हो जाता है। तो अगर यहां हलंत ले आए तो ऊ का परिवर्तन वा में हो गया, ये वा, और इसके आगे है अधि, तो ये वाला आ इस वा में जुड़ जाएगा तो वा पूरा हो जाएगा और ना आधा ही रहेगा। प्लस ये जो अधि का ई है तो यहां धा हलंत में रह के इसका जो ई है ई का बन जाएगा या, ई का परिवर्तन या में हो जाता ना, तो इसका जो ई है उसका परिवर्तन या में हो जाएगा। जैसे यहां ऊ का परिवर्तन वा में हो गया है, ऐसे यहां ई का परिवर्तन या में हो जाएगा। फिर आगे है आंग, तो ये बड़ा आ इसमें जुड़ जाएगा तो बड़ा या बना देगा। उपान्वध्यांग और वसा जो करके जुड़ जाएगा। मित्रों यहां दीर्घ संधि हुई, यहां यण संधि हुई और यहां यण संधि हुई। तो संधि के नियमानुसार उप अनु अधि और आंग यदि इनको आप जोड़ दें तो उपान्वध्यांग वशा बन जाएगा। और इसका मतलब है कि यदि कहीं उप हो, अनु हो, अधि हो और आ हो, इन उपसर्गों के बाद यदि वस धातु आए
समझ गए आप? उपसर्ग मतलब वस धातु के पहले ये शब्द हों, उप, अनु, अधि और आ। आंग जहां लिखा है, अंगा में हलंत लगा है, एक संज्ञक वर्ण है, तो आ शेष बचेगा, तो केवल आ। तो उप, अनु, अधि और आ अगर वस धातु के पहले कहीं भी लगे हों तो वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे पहले मैंने जो उदाहरण लिख दिया था वो इसी का उदाहरण है। सा वनम उपवशति, सहा वनम उपवशति। आप देखिए उप लगा है और वश धातु है, तो इसके योग में द्वितीय विभक्ति होगी, इसलिए वना, वने, वनाय न लिख के वनम लिखा गया है, द्वितीय विभक्ति में लिखा गया है। तो ये सूत्र इसलिए ये बता रहा है कि अगर ऐसी स्थिति हो तो वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। मित्रों, इसमें एक और भी है, क्रिया विशेषण द्वितीया। अगर कोई क्रिया विशेषण शब्द है तो वहां भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है जैसे सा मधुरम गायति, क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण द्वितीय। सह मधुरम गायति, तो गाने की विशेषता है कि वो मधुर गाता है, तो मधुर क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा, इसलिए मधुरम, मधुरः मधुरम द्वितीय विभक्ति में प्रयोग किया जाएगा। मित्रों, एक सातवां सूत्र आपको और याद करना है, काला ध्वनोरत्यंत संयोगे द्वितीया। काला ध्वनोर, काला ध्वनोरत्यंत, तो ये बन जाएगा काला ध्वनोरत्यंत संयोगे द्वितीया, संयोगे द्वितीया। मित्रों, आप देख रहे हैं कि कालवाची शब्द और मार्गवाची शब्द, ये जो काल और अध्व, अध्वनो, तो कालवाची शब्द और मार्गवाची शब्द यदि क्रिया का अतिशय लगाव देखें वहां, मतलब क्रिया के साथ जुड़ा हुआ हो, तो वहां भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम कुटिला नदी, कुटिल मीन्स मित्रों होता है टेढ़ा, तो कोस भर नदी टेढ़ी है, कोस भर नदी टेढ़ी है, तो वहां कहीं ना कहीं मार्ग बताया जा रहा है, वो सॉरी क्रोशम दूरी बताई जा रही है, मार्गवाची या कालवाची, तो मार्ग बताया जा रहा है, जो नदी का मार्ग है वो टेढ़ा है कोस भर, तो इसलिए वहां क्रोशम लिखा गया है। कुटला क्रोशम, क्रोशम कुटिला नदी, इसीलिए क्रोशम लिखा गया है क्योंकि मार्गवाची शब्द है। मासम व्याकरणम अपठत, माह भर में व्याकरण पढ़ा, महीने भर में, कालवाची शब्द है, समय बताया जा रहा है, तो जहां समय बताया जाए वहां भी द्वितीय विभक्ति होगी। तो ये सूत्र आपको पढ़ना है, काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे द्वितीया। मित्रों, इतने सूत्र हैं, आपको ये सूत्र अगर आप याद कर लेते हैं, या याद नहीं होते तो कम से कम दिमाग में इतना रहे कि ये द्वितीय विभक्ति के हैं, तो अगर परीक्षा में आएंगे तो आपसे बन जाएंगे। तो मित्रों, आज इतना ही, बाकी इसके आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कितने मिनट हो गए? 48।
सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, MP पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, CPCT से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर MPTET के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और MPTET के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, PEB जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे PEB सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड। अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।